हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग क्लास नाइन्थ का टर्म टू का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, क्लास नाइन्थ का टर्म टू का क्वेश्चन आ गया है। इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेट वन करेंगे हम लोग और 1.5 घंटा का आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। फॉर्मेट देखिए किस तरह का है। तो इसमें आपको 3 तरह का क्वेश्चन आएगा। अति लघु स्तरीय यानी वेरी शॉर्ट। तो ये आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, तो यहाँ से आपको 10 नंबर आ जाएगा। फिर जो शॉर्ट आंसर टाइप है यानी लघु उत्तरीय, ठीक है। तो ये भी आपको 7 क्वेश्चन है, इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चन करना है। तो सेक्शन ए से भी आपको 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी से भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको हर क्वेश्चन का 3 नंबर है, तो ये आपको 15 नंबर दिलाएगा। और जो लॉन्ग आंसर टाइप है दीर्घ उत्तरीय, इसमें भी आपको 5 में 3 ही क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन का 5 नंबर आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ से भी 15 आएगा। इस तरीके से आपका टोटल 40 नंबर आ जाएगा, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपसे बनेगा, ठीक है। चूँकि आपने पढ़ाई किया है अच्छा से, और उसके बाद देखिएगा आपसे डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए सेक्शन ए यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है बोलता है चतुर्भुज का 4 कोण आपको दिया हुआ है अनुपात में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल दिया हुआ है, किसमें, रेशियो में दिया हुआ है। तो आपसे उसका सब कोण पूछ रहा है, ठीक है, कि चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ओके, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जो कि 2 ही नंबर का है, ज़्यादा बहुत लंबा नहीं लिखना है, आंसर ऐसे कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिएगा लेट, ठीक है, माना कि मान लेते हैं कि जो कोण है, ठीक है, कोण क्या क्या है, तो सबको x लगा दीजिए। 3x, 5x, 9x और 13x। जब भी अनुपात का क्वेश्चन रहे तो सब में क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है। अभी चतुर्भुज का कोण है, तो चतुर्भुज का चारों कोण का जोड़ कितना होगा, इसका जो योग होगा सम, वो कितना होगा, वो होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। सबको जोड़ने से 360 आ जाएगा। सबको जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 8 और 9, ठीक है, 17 और 13 कितना हो गया आपका, ये 30 हो गया इधर। तो 30x बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से x हम लोग का क्या आ जा रहा है, 360/30, ठीक है। तो यानी आपका 12 आ जा रहा है, ठीक है। 12 या 36 काट दीजिएगा, तो ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हम लोगों का 12, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब ये करना है आपको कि x का मान निकल गया, तो सब में x का मान आप डाल दीजिए, ठीक है। तो डाल दिए तो क्या आ जाएगा बताइए, देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा कोण आपका आ जाएगा। क्या था कोण, एक था आपका 3x, एक आपका 5x, एक आपका 9x और एक था आपका 13x, ठीक है। तो सब में x का मान डाल दीजिए। तो 3 इंटू हो गया ये आपका 12, 5 इंटू यहाँ भी 12 डाल दीजिए, 9 इंटू यहाँ भी 12, x का मान 12 आया है, सब जगह 12 डाल दीजिए, ठीक है। गुना करके देखिए कितना होता है, 12 3 36 डिग्री हो जाएगा। ये 12 25 60 डिग्री हो जाएगा। ये 12 9 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 13 गुना 12 156 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सबको फिर से जोड़िएगा अगर आप, तो कितना आएगा, 360 ही डिग्री आएगा, ठीक है। बट आपको ये जुड़ के रफ में देखना है, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया। चारों कोण का मान निकालना था, चारों कोण का मान निकल गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप जिस मीडियम के हैं उस मीडियम में पढ़ लीजिए। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल जो है BOC ये 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल AOB 60 डिग्री है। तो आपको ADC निकालना है, ठीक है। फिगर आपको नीचे में दिया हुआ है, देखिए ये है फिगर। तो फिगर देखेंगे अगर हम लोग, तो ये बस क्या है, सर्कल का प्रॉपर्टी है, वृत्त का देखिए एक प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं इस तरह का, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल है, इस तरह से ना, कोई भी ट्रायंगल है और ये सेंटर है अगर केंद्र वृत्त का, ठीक है, और ये इस तरह से अगर है, तो हम लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। तो एक ही चाप से बना हुआ कोण है ये भी और ये भी, ठीक है। तो सेंटर पे जो कोण होता है, जैसे मान लीजिए ये अगर आपका x है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका x का आधा होगा, x/2, ठीक है। तो सेंटर पे हमेशा डबल एंगल बनता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी वर्टेक्स ऑन पेरीफेरी, ठीक है। मतलब परिधि पर जो भी कोण बनेगा ना, तो उस एक ही अगर मान लीजिए आपका चाप है, ठीक है, यानी आप किसी एक ही आर्क से काम कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेम आर्क, ठीक है, जितना जो है आपका
परिधि पर कोई बिंदु है उस पर जो कोण बनेगा उसका जस्ट डबल बनता है किस पे, केंद्र पे, ठीक है, एक ही चाप के द्वारा। बात फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये है आपका 60 और 30 मिला के कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। 60 30 कितना हो गया, 90। तो आपको पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, तो एंगल ADC निकालेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका सेंटर का जो एंगल है AOC इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 90 का आधा कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। देखिए इस तरीके से बनाना है, बहुत आसान है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोलता है एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर, ठीक है, 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, ठीक है। तो दो नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे ऐसे कीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक रेखा ले लीजिए, ठीक है। कोई भी रेखा लेने के लिए बोला है तो एक रेखा ले लीजिए, मान लीजिए ये A है और ये आपका क्या है, B है, ठीक है, ओके। तो ये रेखा हम लोग का चल रहा है, लंबाई दिया नहीं है तो इसलिए इस तरह से ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके प्रारंभिक बिंदु पर, तो मान लीजिए कि B आपका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पे 45 डिग्री बनाना है, 45 डिग्री। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, एक जो है आप B को केंद्र मान करके, ठीक है, और B को केंद्र मान करके और कोई त्रिज्या लेके कोई भी, ठीक है, आप इस तरह से एक पहले आर्क खींचिएगा, ठीक है ना, चाप की हेल्प से, ठीक है। और फिर इसी त्रिज्या के चाप से आप इसमें क्या कीजिएगा, 90 डिग्री का कोण बनाइएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने में जानते हैं आप लोग, इस तरह से बनेगा। तो 90 डिग्री का जो कोण बनेगा तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, B के साथ में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब आपको बनाना कितना है, आपको बनाना है 45। तो 45 कितना होता है, 90 का आधा होता है, तो अब हम लोग इसको आधा करेंगे, ठीक है। तो अब ये जैसे बना, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 का आधा करने के लिए यहाँ और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ और यहाँ इसको केंद्र मान के और इसको केंद्र मान के एक फिर से हम लोग क्या करेंगे, कोई चाप लेकर के ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो ये इसका समद्विभाजक हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इससे B के साथ में, ठीक है, B के साथ में ये मिल जाएगा। तो जिस बिंदु पे ये कट करेगा यही कोण कितना होगा, यही कोण आपका हो जाएगा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। 90 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। ये जो कोण बना ये कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। तो इसको आपको लिखना है, तो थोड़ा सा आप रचना के चरण यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ऐसे आप करेंगे, ठीक है, कि किसी शॉर्ट में लिखिएगा, चूँकि ज़्यादा यहाँ पे आपको 2 ही नंबर का है तो कितना कीजिएगा, ठीक है। किसी रेखा AB के, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु कौन है मेरा, यहाँ पे B है, ठीक है। B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या किए हैं, एक लंब खींचा, ठीक है ना। ये काम किए हैं हम लोग, देख रहे हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, B पे हम लोग एक लंब बनाए थे, लंब बनाने का तरीका बता दिया आपको, ठीक है। अब लंब क्या होता है, लंब 90 डिग्री का होता है, तो अब इसका आधा कर देंगे, ठीक है ना। तो दूसरा में ये कीजिएगा कि फिर क्या किया है ना, फिर कोण B बराबर 90 डिग्री का समद्विभाजक, ठीक है, खींचा है ना। इस प्रकार कोण ABC, चाहे तो इसका नाम C दे दीजिए जो ऊपर गया है, ठीक है। तो ABC बराबर 45 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये सब आप जानते हैं कि किसी कोण का समद्विभाजक कैसे करते हैं, तो कोण का समद्विभाजक कर देना है। 2 नंबर का है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है, इसलिए आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ठीक है। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, वो हम लोगों का कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसका 2 भुजा यानी 2 साइड आपको दिया हुआ है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका परिमाप यानी पेरीमीटर आपको दे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि भाई इसका क्या कीजिए, एरिया निकालिए। तो बहुत आसान है क्षेत्रफल निकालना, हम लोग इसको हीरो का सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, मान लेते हैं
कि ए जो है मेरा वो है 8 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा बी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। सी हमको अभी चाहिए, हाँ सी तो हमको पता नहीं है, तीसरा भुजा। परिमाप आपको दे रखा है, ठीक है ना। परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है हम लोगों का, जिससे इसको हम लोग पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है 32। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का जोड़ होता है, ठीक है। तो ये 32 हो गया। तो यहाँ से आपको ये 8 है, ये 11 है, ये सी 32। तो यहाँ से आपको सी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 32 और माइनस 19, ठीक है। कितना आ जा रहा है आपको 13 आ गया, ठीक है ना। तो सी मिल गया, कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हीरो सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। तो एस क्या होता है, तो एस जो होता है वो परिमाप का आधा होता है, यानी 32/2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये हो गया। तो हीरो सूत्र से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा एरिया, तो देखिए एस हमारा कितना है, तो 16 है, मान डाल दीजिए। फिर 16 माइनस ए कितना है 8, फिर 16 माइनस बी है 11, फिर 16 माइनस सी कितना है 13। तो ये आपको आ जाएगा कितना, देखिए ये आपको आ जा रहा है 16 गुना 8 गुना 5 और गुना आपका 3, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए काम करना आपका आसान हो गया, आंसर आ गया, कितना आ जाएगा। तो देखिए तरीका बता रहे हैं, 16 से आप डायरेक्ट क्या कीजिए 4 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। 4 बाहर हो गया 16 से, ठीक है। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 को आप सोचिएगा तो 4 गुना 2 है, ठीक है। तो 4 से फिर से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में देखिए बचेगा हम लोगों का, अंदर में बचता है 2 बच गया और 5 दिया 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो आपका आंसर आ जा रहा है 8 और रूट 30, ठीक है। अब चूंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा कीजिएगा तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5, ठीक है। 5 नंबर में आपको बोलता है ना कि फुटबॉल टीम है और उसमें जो गोल हो रहा है 10 मैच का गोल दिया हुआ है, ठीक है। पहला मैच में 2 गोल हुआ, दूसरा मैच में 3, तीसरा मैच में 4, इस तरीके से इतना इतना वो गोल किया है। तो इसका आपको माध्य पूछ रहा है, ठीक है। तो माध्य बहुत आसान होता है, टोटल को जोड़ देंगे और जितना मैच हुआ है उसे भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहीं पे आप बना लेंगे इसको, बहुत इजीली बन जाएगा कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक है, प्रेक्षणों का योग यानी सम ऑफ, ठीक है, ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या कि कुल प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फार्मूला लिखें, या फार्मूला इस तरह से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप जोड़ भी देंगे तो काम हो जाएगा। ऐसे जोड़ दीजिए 2 3 4 5, फिर जो जो दिया है सबको जोड़ दीजिए, 0 1 3 3 और 4 और 3, ऐसे हो गया, ठीक है। और नीचे में 10, ठीक है। जोड़ने का तरीका देखिए, जैसे 3 कितना बार आया है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 12 हो गया, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 4 26 और 2 28, ठीक है। टोटल ऊपर में 28 आ जा रहा है, नीचे में 10, इसको आप ऐसे कीजिएगा तो ये 2.8 हो गया, तो हो गया आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपको कुछ दिया है, ठीक है, इसका आपको बोलता है बहुलक निकालने के लिए, ठीक है ना। तो बहुलक क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा आंकड़ा जो है उसको अच्छा से देखिए डेटा को, हाँ, जैसे आप देखिएगा तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षण आया है ना, जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो बहुलक जैसे देखिए यहाँ पे 14 है, ये 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा 4 बार 14 आया है। अगर आप देखिएगा आप 18 को, तो 18 देखिए 3 ही बार आया है, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा बार आएगा तो वही बहुलक हो जाता है, ठीक है। सिंपली जो बहुलक होता है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या, कि बहुलक बराबर क्या होता है, सबसे, ठीक है, सबसे अधिक बार आने, ठीक है, वाला आंकड़ा, जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है, सबसे अधिक बार आने वाला
आंकड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे 14 है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजिली बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है इसका प्रायिकता का। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है प्रायिकता का। जैसे एक बोलता है कि 1000 बार उछाला गया ना, तो 1000 बार उछालने पर जो बारंबारता प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो क्या है, चित। चित का मतलब हो गया आपका हेड। हेड जो है वो आपका आ रहा है 455 बार, और जो टेल है वो आपका आ रहा है 545 बार। ठीक है, ओके, ये है। तो अब देखिए हमको बोलता है कि ये तो आ रहा है पूरा 1000 वाले में, तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता जो है आपको निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे आप पहले देखिएगा कि 455 है और कितना है 545 है। ठीक है ना, तो 455 को और 545 को अगर जोड़ देंगे दोनों को तो कितना आता है, 1000 आता है, और एक ही 1000 बार उछाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे पहले लिख लीजिएगा कुल परिणाम। हाँ, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कीजिएगा। तो कुल परिणाम कितना है मेरे पास में, ये है 1000। ठीक है ना, 1000 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से। ठीक है, देखिएगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे जैसे प्रायिकता आपको पूछा है प्रत्येक घटना की, तो पहले चित का देख लेते हैं। ठीक है, प्रायिकता। ठीक है, चित की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता लिख सकते हैं, या ठीक है चित की प्रायिकता भी लिख सकते हैं। कितना होगा, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है चित आने की, चित, ठीक है, आने की प्रायिकता, चित आने की संभावना लिख सकते हैं या संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, चित आने की संख्या बटा का कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, तो चित कितने बार आ रहा है, देखिए 455 बार आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बटा का कितना हो जाएगा 1000। अगर आप 5 से कट कर दीजिएगा तो ठीक है कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, और नीचे में ठीक है 20 25 100 होता है, तो नीचे में आपका 200 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो 5 से अगर आप काट दिए तो बहुत आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आपको निकालना है पट का, ठीक है, तो पट यानी टेल की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो टेल की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है, पट आने का कुल संख्या कितना है सो लिख लीजिए, पट आने की संख्या, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिएगा बाई कुल परिणाम। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, तो पट आने का कितना है, ये है हमारा 545, ठीक है, नीचे में है 1000, फिर से कट कर दीजिएगा 5 से, तो ठीक है 5 1 5, 5 9 45 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 200। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, 8 नंबर में ABCD है, एक जो है आपका समचतुर्भुज है। ठीक है, PQRS जो है वो इसका मध्य बिंदु है इन भुजाओं का। तो आपको ये दर्शाना है कि चतुर्भुज ABCD क्या होगा, एक आयत है। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे देखिए, इसको दर्शाने का तरीका भी आसान होगा। देखिए हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है ना, तो सेक्शन बी में भी आपको कोई 5 ही क्वेश्चन करना है 7 में से। ठीक है, तो अपने पसंद से चुन लीजिएगा, जो आपको मुश्किल लगता है उसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है, ऊपर में भी हम 7 क्वेश्चन बना दिए हैं, लेकिन आपको कोई 5 ही क्वेश्चन बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे फ़ोटो बना दिए हैं। ABCD देख लीजिए आपका एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और PQR और S इनका मध्य बिंदु है, तो इसको भी हम मिला दिए हैं, PQ को, QR को, RS को और SP को। ठीक है, अच्छा बोलता है कि दिखाना है कि PQRS एक आयत है, तो सबको तो मिला दिए, तो हमको साबित करना है कि PQRS एक आयत है। ठीक है, इसमें आपको एक छोटा सा रचना करना है, वो रचना हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्या, कि A को C से मिला दीजिए, यानी विकर्ण जो है, जो आपका विकर्ण है आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको आपस में मिला दीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, और B को मिला दीजिए आप D से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ब्लू लाइन से हम इसको मिला दिए हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमको सीधे क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीधे करना है। ठीक है, सीधे करना है कि
सिद्ध करना है कि क्या करना है, ठीक है। ये जो PQRS है, PQRS, ठीक है, एक आयत है, ये साबित करना है, ठीक है। तो आयत में क्या होता है, जैसे वो तो समचतुर्भुज था लेकिन इसको आयत है, ठीक है। तो आयत में हमको ये दिखाना होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर हैं, ठीक है। और क्या है, उसके अलावा जो है आमने सामने की भुजाएं आपस में समान लंबाई की हैं, ये भी हम दिखा देंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर हम प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं प्रूफ, ठीक है, या प्रमाण जो भी लिखना है। देखिए हम लोग ये देखेंगे, त्रिभुज ले लीजिए ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC में अगर आप देखिएगा तो क्या है, जो PQ है मेरा, ठीक है, वो क्या है, वो समांतर है किसका, AC का। थोड़ा तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ना आप स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम जो है अनरिस्पॉन्ड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये करेंगे कि PQ, ठीक है, समांतर AC है, ये आप त्रिभुज ABC में देख रहे हैं। ABC को अच्छे से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि AC जो है उसका समांतर है PQ, ठीक है। ये तो है ही, और साथ में ये है कि PQ क्या होता है, AC का आधा होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, और जो PQ है आप लोगों का वो क्या है, वो है AC बटा का 2, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। ये हम लोग कहाँ से पढ़े हैं, ये हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय से जानते हैं, ठीक है, थ्योरम ऑफ मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कहाँ से ये बात आता है, ये आता है मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय। ये छोटा सा प्रमेय था जहाँ से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि अगर इस तरीके से विकर्ण को मिला दिया जाए तो ये जो मध्य बिंदु का होता है लाइन, वो विकर्ण का आधा होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग ले लें त्रिभुज कौन सा, ACD, ठीक है। तो ACD में देखिएगा तो फिर से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से हम लोगों को ये दिखेगा कि जो SR है वो क्या है, वो अगेन समांतर होगा AC का, ठीक है। और क्या होगा, और SR का भी जो लंबाई है वो क्या होगा, AC का आधा होगा, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पे भी वही बात लिख दीजिए आप कि कहाँ से ये बात आती है, यह बात आती है मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। क्लियर है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग मिला देंगे, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, क्या रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा ये कि PQ और SR दोनों का लंबाई बराबर है, ठीक है, देख रहे हैं, PQ और SR ये दोनों बराबर है, ठीक है। और क्या है, और दूसरा ये है कि PQ और SR भी आपस में समांतर है, क्योंकि दोनों AC के समांतर है तो आपस में भी समांतर होगा। तो PQ और SR क्या है, समांतर है। अब देखिए ये दोनों साइड जो है आपस में क्या है, समांतर है और बराबर है। तो अगर आमने सामने समांतर है और बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो PQRS है, PQRS वो क्या हो गया, वो आपका एक आयत हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रूफ करना था, तो बहुत आसान था प्रूफ करना। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी तरीके से आप प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बोलता है
कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है, ठीक है। शो दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। देखिए यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को ABC, ठीक है, और उसमें AD क्या है, इसका कोई मीडियन है यानी माध्यिका है। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है कि ये इसको दो इक्वल भाग में बांट देगा, ठीक है। यानी क्या है, यानी आपका BD क्या है, DC के बराबर है, ठीक है। तो बोलता है कि जो दोनों त्रिभुज मिला है दोनों का एरिया बराबर होगा, तो डेफिनेटली बराबर होगा। देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक जो है लंब डाल देंगे A, ठीक है, यहाँ से ऐसे A से लेकर के BC में, ध्यान दीजिएगा, ये एक लंब डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये लंब है, इस लंब का नाम रख देते हैं हम लोग AN, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग है, देखिएगा, क्योंकि माध्यिका है तो माध्यिका तो कहीं पे भी कटता है, ये जो लंब है ये 90 डिग्री बनाएगा। तो AN हम लोग एक लंब डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या माना, ठीक है, क्या कि ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है ना, जिसमें क्या है, जिसमें AD माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या हो गया, मीडियन, ठीक है, माध्यिका है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका हो जाएगा BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, ठीक है। फिर ले लीजिए माना क्या कि AN क्या है, AN जो है वो लंब है किस पे, BC पे, ठीक है। ये हम लोग डाल लिए। अब देखिए इसको करने के बाद आप इधर ये कीजिएगा, ठीक है। अब एरिया निकालिएगा, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABD का, ठीक है। तो ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, ठीक है। तो आधार कितना है इसका, BD, और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है आपका AN, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद फिर आप ऐसे कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ADC का निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से 1/2 आधार, आधार इसका क्या है, DC है, और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई फिर से AN ही होगा, क्योंकि लंब ही ऊंचाई होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप दोनों का ये निकाल लीजिए, ठीक है, दोनों को भाग कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1/2 दोनों में है, फिर क्या है, BD इंटू AN, ये ऊपर वाला है, और नीचे का वैल्यू क्या आया, 1/2 DC इंटू AN, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1/2 कट जाएगा, AN भी आपका कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए BD और DC भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, क्यों, ठीक है, इसलिए कि BD क्या है हमारा DC के इक्वल है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग देखे थे, ओके। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से चूँकि ये रेशियो इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी अगर कोई माध्यिका से आप दो त्रिभुज को अलग करते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया, प्रूफ्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। चाहिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। तो 10 में ये बोलता है ना कि सिद्ध करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो देखिए इक्वल कोड लेना है, याद रखिएगा, मैंने बराबर जीवा लेना है आपको। तो हम लोग दो बराबर जीवा ले रहे हैं, AB और CD, जैसा कि फोटो में दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का लेंथ बराबर है, ऐसा आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए तो बोलता है कि ये जो कोण बनाएगा केंद्र पर AB, जो AOB बनेगा, और जो CD बनाएगा यानी COD बनेगा, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होता है। ये बहुत आसान है, आइए देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये हम लोग देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, माना क्या कि AB, ठीक है, तथा CD, ये दो क्या है, समान कोण है, ठीक है, तथा CD बराबर जीवाएँ हैं, ठीक है, यानी कि समान लंबाई का है, बराबर जीवाएँ हैं, ठीक है। ये मान लिए, तथा क्या मान लेते हैं, तथा मान लेते हैं कि जो O है मेरा, O क्या है, O जो है वो केंद्र है, ठीक है। O को हम लोग सेंटर मान लिए, ठीक है। यहाँ से आप आंसर बनाइएगा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग A से AB को O से मिला देंगे और CD को भी O से मिला देंगे, ठीक है। तो सबको मिला दीजिए, A B C तथा D, सबको क्या कीजिए, सबको केंद्र से मिला दीजिए, तथा D को है ना केंद्र से
यानी केंद्र क्या है आपका ओ से मिलाया या मिलाएं, ठीक है, मिलाएं, ठीक है, मिला दिए। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप बता रहे हैं आपको त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, बारी बारी से लीजिए। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी और सी डी ये तो बराबर है, ये तो आपको दिया हुआ है, गिवन है, लिख सकते हैं इसको आप, दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप देखिए ओ ए और आपका ओ सी ये दोनों भी बराबर होगा, क्यों, दोनों आपका त्रिज्या है, लिख सकते हैं आप रेडियस, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसको त्रिज्या, ठीक है। इसी तरीके से आपका ओ बी और ओ डी ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी त्रिज्या है, ठीक है, और त्रिज्या का लंबाई हर जगह सेम रहता है, ठीक है। तो देखिए तीनों बराबर आ गया, तो तीनों अगर बराबर आ गया तो हम लोग जानते हैं कि तीनों अगर भुजा बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो इस तरीके से ए ओ बी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी का, ठीक है। कहाँ से, एस 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 सर्वांग, एस 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 कॉन्ग्रुवेंसी यानी सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, अगर तीनों अगर भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपका क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुवेंट हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा कि जो एंगल ए ओ बी है वो क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के, ठीक है, क्लियर है। तो केंद्र पर यानी जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, वो आपका इक्वल होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको करके दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बोलता है कि दो सन केंद्रीय वृत्त है ना, दो जो वृत्त आप लोग देख रहे हैं ये दोनों का केंद्र एक ही है, दोनों का केंद्र कॉमन केंद्र है ओ, ठीक है। ए बी सी डी पर ऐसे कट कर रहा है एक जीवा, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी ये दोनों का जो लंबाई है वो क्या होगा, वो बराबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, कुछ करिए नहीं। इसमें क्या कीजिए, इसमें एक लंब डाल दीजिए ओ से एम, ओ से एम एक लंब डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे लिखिएगा ओ से ओ एम लंब, ठीक है, ए डी डाला, ठीक है, डाल दीजिए। अब देखिए तो क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। चूँकि केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो बाइसेक्ट करता है, याद रखिएगा, एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो सर्किल के कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ओ एम हम लोग डाले हैं ना, ओ से एम ये जो डाले हैं तो ये समद्विभाजित करेगा। तो अगर हम लोग बी सी का बात करें, ठीक है, देयरफॉर क्या, अगर हम लोग जीवा ले लें, कॉर्ड ले लें बी सी, तो कॉर्ड बी सी के लिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी एम बराबर क्या हो जाएगा, एम सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें किसका, कॉर्ड ए डी के लिए, ठीक है, ए डी, तो ए डी में भी हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ए से लेके एम तक का लंबाई बराबर होगा किसका, एम डी का लंबाई का, ठीक है। तो अब आप देखिए कि बहुत आसानी से आप यहाँ पे देख लेंगे कि ये दोनों आ गया है। तो अब आप क्या कीजिए, कुछ कीजिए नहीं, ठीक है। ए एम में इधर बी एम को घटा दीजिए और इधर एम डी में एम सी को घटा दीजिए, ठीक है। जो भी आया है ना, बड़ा में छोटा को घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ए एम में अगर हम बी एम को घटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए एम कितना है, यहाँ से ए से लेके यहाँ तक पूरा ए एम है, और उसमें अगर हम बी एम घटा देंगे यानी ये ऊपर वाला बी से एम तक, तो कितना बचेगा, ए बी बचेगा। तो यहाँ से आपको बच जाएगा ए बी, ठीक है। और इसी तरीके से एम डी में, तो एम डी देखिए, ठीक है, ये पूरा एम से लेके डी तक ये एम डी है। इस पूरा एम डी में अगर हम लोग घटा दें किसको, एम सी को, यानी इसको माइनस कर दें तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा सी डी। तो ए बी बराबर सी डी आ गया, यही आपको प्रूव करना था। तो बहुत ही छोटा सा और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12, ठीक है। इसमें बोलता है कि जो डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, उसको आरोही क्रम में लगाया गया है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया गया है, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। दिख भी रहा है 29 के बाद 32, 32 के बाद 48, तो सारा ही बढ़ रहा है, ठीक है।
तो बोलता है कि अगर माध्यक यानी मीडियन अगर इसका कितना हो 38 हो, सॉरी 63 हो, ठीक है 63 हो, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, यानी परीक्षणों की संख्या कितना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकालिएगा, परीक्षणों की संख्या सबसे पहले निकालिएगा। तो परीक्षणों की संख्या यहाँ पे कितना है, इसको n बोलते हैं, तो एक ये आपका 10। ठीक है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है। अच्छा, तो 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है यानी इवेन नंबर है। ठीक है, तो इस केस में जो माध्यक होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, क्या होता है n बटा का 2वां पद। ठीक है, और प्लस इसमें कीजिएगा क्या, n बटा 2 प्लस एक और बढ़ा देंगे, तो n बाई 2 प्लस 1वां पद। अब बटा का क्या होता है, बटा का 2 होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माध्यक कितना है, तो माध्यक जो है आपका वो है 63, तो ये हो गया आपका 63। ठीक है, n बटा का 2, तो देखिए n कितना है 10 है, तो n बटा का 2 क्या हो जाएगा, तो n बटा का 2 हो जाएगा आपका 5वां पद। ठीक है ना, 10 बटा का 2 5वां पद। अब 5वां पद कौन है आपका, ये है आपका x। ठीक है, और n बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो n बाई 2 प्लस 1 यानी एक और बढ़ाना है, तो ये छठा पद हो जाएगा। ठीक है, तो 6वां पद। तो छठा पद कौन है इसके बाद का, तो इसके बाद का पद है x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको आप साइड में लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए, तो माध्यक हो गया आपका 63, n बटा 2 यानी 5वां पद यहाँ पर लिख दीजिएगा, 5वां पद। ठीक है, प्लस एक और बढ़ाइएगा तो छठा पद, तो 6वां पद। ठीक है, बटा का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 63 बराबर 5वां पद कितना है, x है, बाजू वाला x प्लस 2 है, छठा पद बटा का 2। ठीक है, तो बस सोल्व करना है, तो 63 दूना कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 126, इधर हो जाएगा आपका 2x प्लस 2। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप 2 को इधर कर दीजिए तो 124 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाता है, तो x का मान आ जाएगा 124 बटा का 2, यानी काट दीजिएगा तो 2 छक्का 12, 2 दूना 4, तो 62 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से फर्स्ट फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया 12 नंबर। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसके बाद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 प्रायिकता का क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। 5 थैला है, जैसा कि आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, पाँचों थैला में से क्या बोल रहा है, प्रत्येक थैले से 50 बीज रैंडमली निकाले जाते हैं। ठीक है, और उसको रखा जाता है। ठीक है, जो अंकुरन के अनुकूल है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई है। ठीक है, तो अब 20 दिन के बाद जो अंकुरित हो जाते हैं, तो पहला वाला थैला में 40 अंकुरित हो जाता है, दूसरा में 48, तीसरा में 42, चौथा में 39, पाँचवा में 41। ठीक है, ये अंकुरित हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि क्वेश्चन जो किया है 1 बाई 1 वो उसको देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या किया है, तो पहला क्वेश्चन जो किया है हमको वो किया है कि एक थैले में 40 से अधिक बीज है, इसका प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो 40 से अधिक बीज का प्रायिकता निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहला कैसा निकालिएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कीजिएगा। ठीक है ना, प्रायिकता किसका, एक थैले में किसका 40 से अधिक बीज ना, 40 से अधिक बीज, इसी को लिख दीजिएगा क्वेश्चन को ही। ठीक है, चलिए अब देखिए तो क्या होता है, तो ये आपका कैसे निकलेगा, तो आपको 40 से अधिक बीज वाला दिखना है, तो कितना थैला है, तो 40 से अधिक देखना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये तो 40 है, तो देखिए ये अधिक है, ये अधिक है और ये अधिक है, तो 3 यह अधिक हुआ, तो ऊपर में लिख दीजिएगा 3, नीचे में क्या होगा कुल थैलों की संख्या, तो कुल कितना है 5 है, तो 3 बटा का 5 हो गया। ठीक है, पहला का आंसर आ गया। दूसरा का निकालना है प्रायिकता, दूसरा का भी ऐसा ही निकालिएगा, प्रायिकता लिखिएगा क्या। ठीक है, एक थैले में 49 बीज बोल रहा है, 49, तो 49 बीज किस में है, देखिए तो 49 तो किसी में नहीं है, तो 0 बटा 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा का क्या पूछा है, तीसरा का पूछा है आपको प्रायिकता एक थैले में 35 से अधिक, एक थैले में 35 से अधिक, तो 35 से अधिक किस में है, अब देखिएगा कि पाँचों में 35 से अधिक है ना, सब में 35 से अधिक है, तो 5 बटा का 5 यानी 1 हो जाएगा। देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये। इस तरह का क्वेश्चन को जरूर बनाइए एग्जाम में, मेहनत भी कम है, टाइम भी कम लगेगा, और आपको सातों क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, तो आप इस सब क्वेश्चन को चुन चुन के बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, इधर देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है,
देखिए, तो जो 14 क्वेश्चन है वो फिर से आपका प्रायिकता का है, तो यानी आसान सा क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपको 1500 परिवार का स्टडी किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नीचे परिवार का संख्या दिया हुआ है, इस सबको जोड़िएगा अगर, तो सबको जोड़ने से कितना आता है, 1500 आ जाता है जोड़ने से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो ये जो परिवार है 475 परिवार में लड़की की संख्या कितना है, 2 है। ऐसा स्टडी किया गया है कि 475 परिवार वालों में 2-2 लड़की है, ठीक है। 814 परिवार में सिर्फ एक ही लड़की है, जबकि 211 ऐसा भी परिवार है जिसमें कोई लड़की नहीं है, ठीक है। तो आपसे बोलता है कि आप प्रायिकता निकालिए 2 लड़कियां हों, ऐसे परिवार की जिसमें 2 लड़कियां हों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे बनाइएगा, ठीक है। कैसे? प्रायिकता, प्रायिकता क्या, ठीक है, परिवार, परिवार जिसमें ठीक है क्या, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो ऐसा परिवार कितना है, तो 475 है, ठीक है। टोटल परिवार कितना है, ऐसा टोटल परिवार जिसमें सर्वे किया गया था तो वो 1500 है, ठीक है। अब इसको आप चाहिए तो काट दीजिए, ठीक है। किससे काटिएगा, तो ये हम लोग डायरेक्ट जो है थोड़ा सा बड़ा वैल्यू से काट देते हैं, ठीक है ना, या 5 से भी काटना शुरू करिएगा तो कटेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपका आ जाएगा, काट करके 5 से काटिएगा 19/60 आएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दूसरा आपको बोल रहा है कि प्रायिकता निकालिए ऐसे परिवार की जिसमें एक लड़की हो, ठीक है। परिवार, ठीक है, जिसमें कितना है, जिसमें एक लड़की है, एक लड़की है, ठीक है। तो एक लड़की किस में है, तो सिर्फ देखिए, सिर्फ 814 में एक लड़की है ना। तो 814 बटा का फिर टोटल कितना है, 1500, ठीक है। अब इसको भी हल कीजिएगा, तो 2 से तो कटेगा, तो 2 से ही कटेगा, सिर्फ 450 आ जाएगा नीचे, 750 नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका कि जिसमें कोई लड़की ना हो। तो कोई लड़की ना हो यानी 0 वाले लेना है, ठीक है। तो फिर से वही कीजिएगा, कितना देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, बहुत मज़ा आ रहा है इसे क्वेश्चन करने में। प्रायिकता वैसे परिवारों की, परिवार जिसमें कोई लड़की नहीं है, कोई लड़की नहीं है, ठीक है। तो ये कितना है, तो देखिएगा, तो ये है आपका 211 परिवार है, ऐसा डेटा हम लोगों के पास में है, ठीक है। 211 बटा का 1500 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कटने वाला तो नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सेक्शन बी में भी आपको 7 ही क्वेश्चन करना था, लेकिन हम 5 क्वेश्चन करना था, बट हम आपको 7 बता दिए हैं। तो आपको जो पसंद है वो 5 कर लीजिएगा। प्रायिकता वाला देखिए बहुत आसान है, तो अभी से ही आप स्ट्रैटेजी प्लान कर लीजिए कि प्रायिकता वाला क्वेश्चन थोड़ा अगर समझ लीजिएगा तो आपको टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगा। और चूँकि ये 1 2 3 इस तरह से करके दिया हुआ है, तो एक नंबर का है, तो आपको पूरा नंबर मिलने का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, ठीक है। अब आइए सेक्शन सी हम लोग करते हैं। सेक्शन सी में देखिए 3 क्वेश्चन करना है, बट 5 दिया हुआ है, तो हम लोग कोई भी 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसका फिगर जो है ये नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है ये, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर में बना लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। P और Q जो है वो इस तरह से स्थित है, आपको दे रहा है कि ये जो DP है, ठीक है, D से लेके P तक, D से P तक ये हो गया आपका, ये जो DP है ये इक्वल है किसके, BQ के, इसके इक्वल है, ठीक है। अब आपको बात करना है कि पहला तो ये दिखाना है कि APD को देख लीजिए बढ़िया से, और CQB ये दोनों क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं क्या, APD, ठीक है, और एक ट्रायंगल ले रहे हैं CQB। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये कि एंगल जो ADP है ये इक्वल है किसके, एंगल CBQ के, देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए अच्छा से, ये जो एंगल है ये डेफिनेटली क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, इसलिए कि आपका AD और BC क्या है, पैरेलल है। क्योंकि क्या है आपका AD क्या है, पैरेलल है BC का, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा एकांतर कोण हो जाएगा, अंतः कोण, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा ये चीज़ है कि आपका जो AD है वो क्या है, वो इक्वल होगा किसका, BC का। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये आपका जो है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज लिख रहा है,
तो इसका मतलब है कि क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, आपस में जरूर इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, आमने सामने की भुजा है ना, कि आमने सामने की भुजा, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों आपका बराबर होता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद जो है ADBC हो गया। अच्छा, अब देखिए फिर एक जो गिवन है हमको ये दिया है कि DP इज इक्वल टू क्या है, BQ है। ठीक है, तथा क्या है, DP इज इक्वल टू क्या है, BQ है। ठीक है, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है ना। तो अब देखिए, अब ये बराबर है, ये आपस में बराबर हो गया और एक कोण भी बराबर है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड लग जाएगा। ठीक है, इसलिए दो करस्पॉन्डिंग साइड और उसके बीच का एंगल बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, देयरफॉर जो त्रिभुज APD है वो क्या है, वो आपका कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQB का। ठीक है, किससे, साइड एंगल साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से, यानी आपका सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता, ठीक है, से। तो पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। दूसरा आपको बोल रहा है कि AP और CQ को प्रूफ दिखाइए। ठीक है, दूसरा देखिए बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए कि अब चूँकि सर्वांगसम हो गया है तो हम लोग लिखेंगे क्या, कि चूँकि हम लोग पहला चीज़ प्रूफ कर चुके हैं कि APD जो है, ट्रायंगल APD ये क्या है, ये सर्वांगसम है ट्रायंगल CQB का। तो अगर ये सर्वांगसम है, ठीक है, तो CPCT से क्या होगा, AP और CQ बराबर हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CQ, कहाँ से, बाई CPCT। ठीक है, यहाँ पे CPCT आप लिख सकते हैं, पढ़े हुए हम लोग। तो CPCT से AP, ये AP और ये CQ भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड में हमको AQB को दिखाना है कि सर्वांगसम है CPD का। तो ले लीजिए ट्रायंगल AQB, ठीक है, और ट्रायंगल CPD में, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ है। ठीक है, पहले देखिए तो AB और आपका CD ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर से देखिए ये AB है, देख पा रहे हैं, ये AB और ये CD ये इक्वल होगा डेफिनेटली। ट्रायंगल एक्सिस देखिए ये AQB है और ये आपका CPD है। ठीक है, इसमें चूँकि आमने सामने का भुजा है तो इक्वल होगा, फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ABCD की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट है हम लोगों का ABCD बराबर हो, AB और CD बराबर हो गया। ठीक है, फिर से अब देखिए इसी में आपको जो DP है और जो BQ है वो फिर से बराबर है, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये तो गिवन ही रहेगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद फिर से हम लोग ये देखेंगे कि ये कोण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो कोण है और ये कोण ये बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है और बीच वाला BQ जो है ये कोई तिरछा रेखा है जो इसको कट कर रहा है, तो अंतः एकांतर कोण फिर से बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल ABQ। ठीक है, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा एंगल CDP का, CDP। ठीक है, एंगल CDP के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अंतः एकांतर कोण आप लिख सकते हैं इसको, अंतः एकांतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए तो ये तीनों बराबर हो गया। तो तीनों अगर बराबर हो गया तो फिर से आप क्या देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड से फिर से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, या इसलिए कि दो साइड के करस्पॉन्डिंग जो बीच का एंगल है वो आपस में इक्वल हो रहा है तीनों। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AQB ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल CPD का। ठीक है, SAS सर्वांग समता से यानी बाई कॉन्ग्रुएंसी ऑफ SAS। ठीक है, तो ये फिर से आ गया। अब देखिए चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि AQ और CP बराबर होगा। तो फिर से देख लीजिए ट्रायंगल AQB, चूँकि ये क्या है, ये आपका सिमिलर सर्वांगसम हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल CPD का। ठीक है,
तो फिर से हम लोग लगाएंगे क्या, CPCT यानी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो भी आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से हम किसको दिखा सकते हैं इक्वल, AQ और CP को, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, AQ और CP भी मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो CPCT से भी प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़िए। फिर है आपका ये दिखाना है कि APCQ जो है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। APCQ समांतर चतुर्भुज है। तो ये बहुत ईजिली दिखा सकते हैं हम लोग। कैसे, देखिए ना, देखिए बहुत इजी है। कैसे देखेंगे हम लोग, देखेंगे यूजिंग, लिख लीजिए कहाँ कहाँ पे रिजल्ट आया था, सेकंड में और 4 में, ठीक है। तो 5 नंबर को यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, ठीक है। यूजिंग यानी हम लोग का जो सेकंड प्रूफ हुआ, सेकंड तथा 4th, ये जो हम लोगों का रिजल्ट आया, ठीक है, प्रमाण से क्या हमको मिला, इन दोनों का प्रूफ से हमको ये मिला कि AP और CQ बराबर है, ये हमको मिल गया, ठीक है। और 4th में हमको क्या मिल गया, हमको ये मिल गया कि AQ और CP ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए आमने सामने वाला बराबर है, ठीक है। तो बराबर है और क्या है, समांतर भी है, ये भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तथा क्या है, तथा AP आपका समांतर है किसका, अच्छा एक मिनट, क्या सॉरी ये, हाँ ठीक है। तो AP हमारा समांतर है CQ का, ये भी हम लोग देखे, ठीक है। और क्या देखे, और हम ये देखे कि जो AQ है ये जो है आपका समांतर है किसका, PC का, ठीक है। तो बराबर भी है, समांतर भी है, इसका मतलब क्या है कि ये आपस में एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यानी आपस में एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो है APCQ, ठीक है, ये क्या है, ये आपका है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, ऐसे होगा। ये देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप आसानी के साथ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन क्वेश्चन इसके बाद। तो बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16 नंबर, उसमें बोलता है ना कि सिद्ध करना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। यानी पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। बात समझिए, ठीक है। यानी आधार आपको एक ही लेना है, तो हम एक ही देखिए आधार लिए हैं, ABF, ये पूरा एक ही आधार है, देख रहे हैं ना, ये ब्लू रंग का, ये पूरा एक आधार है, ठीक है। एक में लिए हैं, और एक ही समांतर रेखा, यानी ये और ये समांतर रेखा हम लिए हैं। इसके बीच जो दो समांतर चतुर्भुज बनेगा, तो देखिए हम बनाए हैं एक ADCB और एक बनाए हैं DEFC, ठीक है। तो बोलता है कि ये जो समांतर चतुर्भुज बनेगा तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो देख लीजिए, डेफिनेटली क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा आपस में, ठीक है, ये और ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे इसको साबित करेंगे, तो हम लोग देखिए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार है ना, हिंदी में कैसे लिखिएगा, हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में तो डायरेक्ट A/Q लिखेंगे तो प्रश्नानुसार हो जाएगा, और ये आप लिखिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या हम ले लेते हैं, माना, ये मान लेते हैं कि एक तो आपका समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, तथा एक आपका है कौन, DECF, ठीक है। दो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, हैं जो कि एक ही आधार, ठीक है, एक ही आधार ABF तथा दो एक ही समांतर रेखाओं, ठीक है, तथा
एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन, ए एफ तथा सी डी, ठीक है, के बीच स्थित है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से हो गया फिगर हम लोग का, ठीक है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है टू प्रूफ, या लिखिएगा सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये इक्वल होगा किसका, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज डी ई सी एफ, ठीक है, ये डी ई एफ सी, क्लियर है, ये हमको सिद्ध करना है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, जगह तो यहाँ पे है, तो काम यहीं पे हमको करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर देखिए हम जगह बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। कौन कौन ट्रायंगल लेंगे, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं ए डी ई, ठीक है, तथा दूसरा हम ले रहे हैं सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ में, इन दोनों में लीजिए, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या क्या बराबर है। पहले तो ये देखिए कोण डी ए ई, ये किसके बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा सी बी एफ का, ठीक है। यानी ये जो कोण है और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए डेफिनेटली हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ए डी और बी सी है वो समांतर है, और ए एफ क्या है, ये तिरछेदी रेखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कि चूँकि हमारा ए डी जो है वो क्या है, समांतर है बी सी का, तो ये एकांतर कोण बराबर हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए, फिर कौन सा कोण बराबर होगा, तो अब देखिए ए ई डी को देखिए, यानी इस कोण को देखिए आप, ठीक है, और इसके साथ किसको देखिएगा, तो बी एफ सी को देखिए, इसको देखिए, ठीक है। तो ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण बी एफ सी। क्यों, तो अब देखिए, अब ये इसलिए कि भाई मेरा जो डी ई है वो समांतर है किसका, सी एफ का, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण भी एकांतर कोण आपका बराबर होगा, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ए डी जो है हमारा वो क्या है, वो बी सी के बराबर है, चूँकि जो सम्मुख भुजा है समांतर चतुर्भुज का वो बराबर होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ये है सम्मुख भुजा, ठीक है, तो ये बराबर होगा। चलिए, तो ये तीनों बराबर हो गया, ये तीनों अगर बराबर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए डी ई है वो क्या हो जाएगा, वो सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, किसका, त्रिभुज सी बी एफ का। कहाँ से, तो ये आपका, ठीक है, एंगल साइड, ठीक है, भुजा ये कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से, ठीक है, बाई कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए एस, ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जो कॉन्ग्रुएंट होता है उसका क्या होता है, उसका एरिया आपस में बराबर होता है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एफ का। क्यों, इसलिए कि सर्वांगसम जो आकृति होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लिख देते हैं हम, सर्वांगसम, ठीक है, देखिएगा, हाँ, सर्वांगसम आकृतियाँ, ठीक है, क्या होती हैं, समान क्षेत्रफल की होती हैं, ठीक है, समान क्षेत्रफल की होती हैं, ठीक है, अच्छा से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम तो आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं बट हम ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी को। हाँ, चलिए, हो गया ये। अच्छा, अब क्या है, तो अगर क्षेत्रफल बराबर हो गया तो अब मेरा काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा काम है, इसको आप लिख लीजिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे आइएगा, ठीक है, लिखिएगा। अब हमको साबित क्या करना था, तो जो साबित करना था उसको हम लेके चलेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर वो लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर क्या करना था, हमको दिखाना था कि क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज ए बी सी डी का, ये किसके बराबर होगा, ये चतुर्भुज सी डी ई एफ के बराबर होगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इस एरिया देखिए अच्छा से ना, ए बी सी डी को कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए डी एफ, ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस क्या, एरिया ऑफ
ट्रायंगल EBCD, EBCD, ठीक है। देखिए बढ़िया से, हाँ, इन दोनों को जब मिला देंगे, इसका एरिया जोड़ देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एरिया, जो ट्रायंगल ADE है, ADE, ये E है, माफ़ कीजिएगा, ADE प्लस EBCD, ठीक है। तो ADE का जो एरिया है वो बराबर है किसका, वो CBF के बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम हटा के कर देंगे क्या, CBF, ठीक है, प्लस क्या, एरिया EBCD। अब देखिए अब CBF आपका यहाँ पे आ गया। तो CBF कौन सा है, देखिए CBF आपका ये वाला है, ये वाला, ये CBF है, और फिर EBCD, ये EBCD है, इसको पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ चतुर्भुज कौन, CDEF, ठीक है। आ गया ना, यही तो हमको प्रूफ करना था, तो यहीं पे आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कि एरिया ऑफ ABCD क्या है, इक्वल है एरिया ऑफ CDEF का। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आराम से करिएगा, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, समझ के कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा आपको ये नहीं करना, फास्ट नहीं चलाना है, आराम से चला रहे होंगे अगर वीडियो को, तो आपका ये आराम से प्रूफ हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 17, ठीक है। 17 को देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें हम लोगों को एक ट्रायंगल का रचना करना है, त्रिभुज का, ठीक है, जिसमें y आपका 30 डिग्री आना चाहिए, z आपका 90 डिग्री आना चाहिए, और एक्स वाई YZ ZX 11 सेंटीमीटर, यानी जो परिमाप है, पेरीमीटर जो है, जिसको हम परिमाप बोलते हैं, ठीक है, वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको परिमाप भी दे करके पूछ सकता है कि परिमाप दिया हुआ है, 2 कोण दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसको तो आपको स्केल, चांद वगैरह का हेल्प से निकालना है, लेकिन हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं आप कैसे कैसे कीजिएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक हम लोग लाइन लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। एक हम लोग लाइन लेंगे, ये मैंने ले लिया लाइन, ठीक है। ये लाइन आप लीजिएगा स्केल से, और ये लाइन कितना होना चाहिए, ये लाइन होना चाहिए आपका 11 सेंटीमीटर, जितना आपको लेना है परिमाप, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से हम स्केल से मान नापे B, और यहाँ पर हमको पहुँचा C, तो ये BC मेरा कितना होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए 11 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल से ले लीजिएगा। इसके बाद जो दोनों कोण बनाना है वो कोण बनाइए, ठीक है। पहले आपको बनाना है 30 डिग्री, तो आप कोण B पे 30 डिग्री ले लीजिए, चांद के हेल्प से, प्रोटेक्टर होता है ना, तो प्रोटेक्टर जो है चांद, उसके सहायता से आप लीजिएगा। तो यहाँ पे चांद का सेंटर रखिएगा, ऐसे नापिएगा, तो 30 डिग्री मान लीजिए आपका आता है। जहाँ पे भी आपका आता है वहाँ पे आप पॉइंट करके, ठीक है, और मिला करके एक ऐसा ले लीजिएगा 30 डिग्री, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये मेरा आ गया, मान लेते हैं 30 डिग्री। ये कितना हो गया, ये कोण मान लीजिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। 30, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, इधर आप C पे लीजिएगा 90 डिग्री, तो C पे 90 डिग्री तो लेना आसान है, एक आपको सीधा ले लेना है लाइन, ठीक है। ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आप काम कर लीजिएगा, ये आपका हो गया 90, ठीक है। चलिए, तो 30 और 90 आपको ऐसे बनाना है। अब इन दोनों का समद्वि भाजक करना है, यानी 30 का भी समद्वि भाजक और 90 का भी, ठीक है। तो समद्वि भाजित करने आप जानते हैं, एक आप जो है मतलब कि पेंसिल और जो परकाल होता है उसके हेल्प से, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको केंद्र मान के और इसको केंद्र मान के समान चाप का, ठीक है, कट कीजिएगा, तो ऐसे कटेगा, ये यहाँ से आपका फिर इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समद्वि भाजक खींच लेना है। तो ये आप मान लीजिए आपका ये आ गया, तो इसको स्केल से मिला दीजिए, ठीक है। स्केल से मिलाइएगा तो आपको इस तरीके से ये मिलेगा, ठीक है, सीधा चल जाएगा। हाँ, उसी तरह से इस 90 का भी हमको आधा करना है ना, तो 90 का आधा करने के लिए भी एक चाप ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सेंटर लेकर के एक कट कीजिएगा, फिर यहाँ से कट कीजिएगा, तो ऐसे आपको कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आधा हो गया, और इसको भी आप आगे की तरफ जो है खींच दीजिएगा, ठीक है, मिला करके ऐसे मान लीजिए कैसा आएगा, ये इस तरह से आएगा, पूरा C तक जा करके मिला दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, ये चूँकि हम लोगों का टैबलेट है तो इस पर फिसलता है, ठीक है, तो आपका फिसलेगा नहीं। तो इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, ठीक है, अब हम लोगों को ये करना है कि जैसे इसका भी लंब समद्वि भाजक हो गया, इसका भी हो गया ना, तो ये जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक है। ओके,
अच्छा, अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए कि ये दोनों जो है मेरा एक्स पे कट कर, ये बी है सी है, ये मान लेते हैं मेरा ए पे कट कर रहा है, ए, ये पॉइंट मेरा क्या है, ए है। अब आपको क्या करना है, बी ए को आपको ये जो बी ए पूरा लाइन मिला है इसको समद्विभाजित करना है, ठीक है। तो समद्विभाजित करने का तरीका जानते हैं, कोई बड़ा चाप ले लीजिए, ठीक है, बी पर और ए पर रखिए। अब मान लीजिए कि बी से हम यहाँ पे ऐसे काटे और नीचे में हम इसको, ठीक है, मान लीजिए बी से मेरा ऐसे कटा और ए से फिर यहाँ से ऐसे कटा और फिर मान लेते हैं ए से मेरा, ये थोड़ा नीचे कटेगा हो सकता है, ठीक है, देखिएगा। तो मान लीजिए नीचे में आपका ऐसे कट रहा है, बी से आपका ऐसे, बी से हमारा मान लेते हैं कि या जैसे ऊपर में काटे हैं वैसा नीचे ऐसा कटा और ए से मेरा ऐसा कटा, ठीक है। तो ये कटेगा, तो ये आपको मिलेगा इसका समद्विभाजक, ठीक है। और इसको आपको आधा आधा बांटना है, ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेट देखिएगा, थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लिए तो यहाँ पे ऐसे मिलेगा, यहाँ पे हमको ऐसे मिलेगा, फिर ए से ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, एक लाइन से मिला देना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक लाइन से मिलाएंगे। तो मान लीजिए मेरा जो लाइन है वो ये बन रहा है, ठीक है। इसको हम इससे ले लेते हैं, ठीक है ना, ये इसका हो गया समद्विभाजक। यहाँ से रख करके पॉइंट करके पूरा इस पे आके आपको मिलाना है। थोड़ा सा ये देखिए स्लिप कर रहा है, ठीक है, इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये मान लीजिए मेरा ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे लाइन को, तो ये लाइन हमको मिल गया। इसी तरह से अब हमको क्या करना है, सी ए को भी समद्विभाजित करना है, ठीक है, सी ए को भी बाइसेक्ट करना है। तो मान लीजिए सी से हम यहाँ पे चाप रखे, यहाँ पे ऐसे कटा और यहाँ पे ऐसे कटा, फिर ए से रखे तो यहाँ पे ऐसे कटा और यहाँ पे हम लोगों का ऐसे कटा, ठीक है। फिर इन दोनों को भी मिला दीजिएगा, तो इस दोनों को भी मिलाएंगे हम, तो मान लेते हैं हमको ये मिल रहा है लाइन, ठीक है, ये लाइन मिल गया। तो अब दोनों का हम लोग क्या किए हैं, समद्विभाजक खींच लिए हैं, ठीक है। दोनों का जो समद्विभाजक है उसको क्या करना है, ए से मिला देना है। तो ए से आप मिलाइएगा तो ऐसे मिलेगा, ए से ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लाके मिलाइएगा और इधर आप ए से इसको ऐसे मिलाइएगा, ठीक है। ये हम लोगों का ए से मिल लिया, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं लाइन को, स्केल की हेल्प से कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से इस तरह मिल गया, ठीक है। तो ये जो हमको ट्रायंगल मिल रहा है, ये ट्रायंगल, ये बढ़िया से देखिए, ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगल मिल रहा है ना, इसका नाम कुछ दे दीजिए। जैसे ए है, नाम दे देते हैं बी डैश, इसका नाम दे देते हैं सी डैश, ठीक है। तो ये ए बी डैश सी डैश, ये जो है आपका यही ट्रायंगल है। अच्छा, एक्स वाई जेड बनाना था, अच्छा ठीक है। एक्स वाई जेड अगर बनाना है तो यहाँ पे नाम एक्स दे दीजिए, यहाँ पे वाई दे दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे दे दीजिएगा जेड, ठीक है। तो नाम आपका बन जाएगा इस तरीके से। इसका नाम दे दीजिएगा आप एक्स, इसका दे दीजिएगा आप वाई, इसका दे दीजिएगा आप जेड, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड हम लोग का ट्रायंगल बन गया। तो अब रचना का चरण आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो ऐसे लिखिएगा, हम लिख देते हैं रचना का चरण, ठीक है, रचना के चरण। तो क्या करना है आपको, देखिए नंबर 1 ऐसे लीजिएगा, बी सी बराबर, सबसे पहले क्या लिए थे हम लोग, 11 सेंटीमीटर, ठीक है, रेखा खंड लिया, सबसे पहले इसको लिए हम लोग, ठीक है। फिर क्या किए, फिर हम लोग क्या किए, इसके बाद चांद की सहायता से, ठीक है, चांद की सहायता से, ठीक है, बी पर 30 डिग्री तथा सी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, का कोण बनाया, हाँ, ये कर लीजिएगा। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद तीसरा काम हम लोग ये किए हैं कि, ठीक है, दोनों कोणों, है ना, दोनों कोणों किसको किसको 30 डिग्री एवं 90 डिग्री को समद्विभाजित किया, ठीक है। इसको हम लोग दो भाग, बराबर भाग में बांटे हैं, समद्विभाजित किया, ठीक है, ये काम कर लिए। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद हम लोग ये किए हैं, ठीक है। अच्छा, समद्विभाजित किया, मान लेते हैं दोनों एक्स पे मिलता है, ठीक है, तथा दोनों समद्विभाजक, है ना, समद्विभाजक को एक्स पे मिलाया, ठीक है, दोनों को बढ़ा करके एक पॉइंट पे मिलाना है, मान लेते हैं वो एक्स है, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार जो हमको मिला, कौन कौन मिला, बी एक्स मिला और क्या मिला, तथा सी एक्स मिला। इस प्रकार बी एक्स तथा सी एक्स को, ठीक है, फिर से
समद्विभाजित किया, फिर से समद्विभाजित किया, ठीक है, तो फिर से समद्विभाजित कर दिए, है ना, जो क्रमशः बीसी रेखा को कहाँ कहाँ पे काटते हैं, को y एवं z पर काटते हैं, ठीक है। तो y z भी मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, अब हम लोग y और z को x से मिला देंगे, ठीक है। तो अंतिम में ये काम कीजिएगा कि x को y तथा z से मिलाया, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार जो रिक्वायर्ड था, यानी अभिष्ट त्रिभुज XYZ प्राप्त हुआ। आप फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए रचना करना है, ठीक है। आपको चांद और स्केल का यूज़ करना है, और किस तरीके से कोण का संधिभाजक करते हैं, रेखा का संधिभाजक करते हैं, ये आप पहले से जानते हैं, तो उसका यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है ना, ये 17 हुआ था, चलिए ठीक है। अब 18 नंबर करते हैं हम लोग, आइए, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है हम लोगों का कि एक जो है त्रिभुजाकार पार्क है, यानी ट्रायंगुलर पार्क है। फोटो आपको दिख रहा है, ठीक है, कैसा है, यहाँ से देखिएगा, ए है, बी है और सी है, ठीक है, ABC है, और इसका भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसमें जो है एक मालिन जो है ना, धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी चाहती है, ठीक है, और इसके अंदर घास उगाना चाहती है। तो पहले तो देखिए इसको तार से छेकना चाहती है और चाहती है कि इसके अंदर घास उगे। तो घास कितना क्षेत्रफल में उगेगा, तो पहले तो हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद जो इसमें चारों तरफ से इसको घेरना है, तो 3 मीटर का दरवाज़ा छोड़ी है, ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3 मीटर का दरवाज़ा छोड़ दी है, और बाकी सब में ये तार लगा दी है। तो उसको 20 रुपया प्रति मीटर के दर से लगाने में कितना खर्चा आएगा, ये दोनों आपको निकालना है। तो पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसान है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे हियर लिखिएगा या यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिएगा कि ए जो है आपका वो जो है वो 50 मीटर है, ठीक है। अच्छा 120 दिया है शुरू में ना, तो चलिए ए को 120 ही मान लेते हैं, एक तरफ से मान लेते हैं, ठीक है। ए को मान लीजिए 120, बी को मान लीजिए 80 और सी को मान लीजिए आप 50, ठीक है। तो एस हम लोग को निकालना होता है, तो एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 120 प्लस 80 प्लस 50, ठीक है, बाई 2, यानी कितना आ जाता है 250 बटा का 2, यानी आ जाता है 125, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो घास उगाने वाला क्षेत्रफल ना, ठीक है, घास उगाने के लिए क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो तो सिंपली क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हम लोग हीरो सूत्र से निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। तो ऐसा काम हम लोग ऊपर भी किए थे, तो ये आप खुद से करके और हमको ये कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर आया। हाँ, ये आप कीजिएगा, ये आपका देखिए 375√15 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये आप करके देखिएगा, देखिए S भी पता है हमको और ABC भी पता है। हाँ, बस वैल्यू डालिएगा, इतना करके दिखाइएगा। हाँ, अच्छा, अब रहा सवाल दूसरा पार्ट का कि इसको फेंस करना है, यानी इसको घेरना है, ठीक है। तो फेंसिंग करने में कितना खर्चा आएगा, तो देखिए घेरना कितना है, आपको 3 मीटर छोड़ देना है, ठीक है। तो घेरने के लिए जो हमको लंबाई है वो कितना है, ठीक है, घेराव युक्त लंबाई, ठीक है। घेरने के लिए जो लंबाई बचेगा वो कितना बचेगा, तो पहले तो तीनों को जोड़ लीजिए, 120, 80 और 50 इस सबको, लेकिन इसमें 3 मीटर घटा दीजिए, क्या है, क्योंकि 3 मीटर ये छोड़ रही है जगह गेट के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ऊपर में कितना आया था 250 आया था ना, -3 यानी 247 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 20 रुपया प्रति मीटर की तरफ से इसको कितना खर्चा आएगा, देयरफॉर जो बाड़ लगाने का व्यय है, खर्च है, कितना होगा, बाड़ लगाने का खर्च, तो ये आ जाएगा आपका 1 मीटर में लगता है 20 रुपया, तो 247 को गुना कर दीजिए 20 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4940 रुपया, आंसर हो गया, ठीक है।
तो ऐसे निकालिएगा। हाँ, पहला पार्ट इधर बन गया, दूसरा पार्ट उधर बन गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, 40 इंजीनियर का। हाँ, अब जो है तो उनका घर से, ठीक है, जहाँ पे वो काम करते हैं इंजीनियर, उसका दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 0 से 5 का अंतराल लेना है आपको, ठीक है। और पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों में से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इस तरह का टेबल बना लेंगे, टेबल जैसे बना दिए हैं आपको हम, ठीक है। पहला में दूरी रखिएगा, दूसरा में मिलान चिन्ह और तीसरा में बारंबारता। इसको आप इंग्लिश में लिखिएगा तो ये तो डिस्टेंस है, ये आपका मिलान चिन्ह क्या है, ये टैली मार्क है, ठीक है। और ये जो है बारंबारता यानी क्या, नंबर ऑफ इंजीनियर, यानी इंजीनियरों की संख्या देखनी है हमको, ठीक है। तो आपको बोलता है कि 5 का लेना है ना, 0 से 5 लेना है, 5 को शामिल नहीं करना है तो नहीं शामिल किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, 0 से 5 लेंगे, पहले 5-5 का साइज में लेना है आपको। तो 0 से 5 ले लीजिए, ठीक है। फिर आप ले लीजिए इसी तरीके से 5 से 10, 10 से 20, ठीक है। चूँकि दूरी दिया हुआ है नीचे में, तो आप देखिए कि लास्ट कहाँ तक गया है। तो लास्ट गया है, हम लोग देखेंगे तो शुरू तो 5 से हुआ है, ठीक है, शुरू, बल्कि छोटा 3 भी है, लेकिन सबसे अंतिम में देखा जाए सबसे बड़ा संख्या तो वो गया है आपका, ठीक है। देखिएगा तो बड़ा से बड़ा, जैसे आपको यहाँ पे 32 दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा है। तो फिर 31 दिख रहा है, तो 32 तक गया ना, 35 तक लेना पड़ेगा आपको। 10 से 20, फिर आप ले लीजिए 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, ठीक है। इतना लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिलान चिन्ह को कैसे करते हैं, तो ये आपको तरीका पता है। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि 0 से 5 में कितना आ रहा है ना, तो 5 को हमको छोड़ देना है। तो अब देखिए हम आपको गिन के बता रहे हैं ना, पहले हम इसको ठीक कर दे रहे हैं ताकि आपको गिनने में आराम हो। अब गिनिए इस 0 से 5 के बीच में, तो 1 हुआ 3, ठीक है। फिर आपका 0 से 5 के बीच में और कौन आएगा, फिर ये 2 भी आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। फिर आपका ये 3 आएगा, और कोई आ रहा है क्या, ये 2 आएगा, ठीक है। तो 5 ही आ रहा है, और तो कोई नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5, तो 5 को कैसे लिखते हैं, देखिए हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे लिखते हैं। और जब 5वां बारी आता है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 5, यहाँ पे लिखिएगा 5, ठीक है। अब देखिए 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में आइए देखिएगा, तो 5 से 10 के बीच में 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। इसको हम काट रहे हैं, 5 1 हुआ, ठीक है, 10 को नहीं लेना है, ठीक है। फिर देखिए ये 2 हुआ, 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितना आ जा रहा है, 11 आ रहा है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए 5 को ऐसे दिखाना है, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, फिर 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 5 5 10 और 1 11। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 11 लिखेगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए फिर 10 से 20, तो 10 से 20 वाला शुरू कीजिए। तो देखिए फिर से हम यहाँ पे हटाते जा रहे हैं, 10 1 हुआ, 2, 10 से 20 नहीं 15 होगा ना, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, और ठीक कीजिए, 5-5 का लेना है ना अंतराल हम लोग को, तो ये थोड़ा सा ठीक कीजिए इसको, ठीक है। क्या होगा, 10 से 15, 10 से क्या होगा यहाँ पे, 10 से 15 ना होगा, 5-5 का लेना है अंतराल। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और फिर लीजिएगा 30 से 35, ऐसे लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 10 से 15 में कितना हुआ था, 1 हुआ, ठीक है। फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 और एक 9 आ रहा है। तो 9 को कैसे दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 9 को दिखाने का तरीका क्या हुआ, कम हो गया क्या, देखिए तो फिर से देखिए 10 से 15 में
10 से 15 में हम लोग देखेंगे तो ये हुआ 1 2 अच्छा 3 3 अच्छा 4 5 5 ठीक है 6 7 8 9 10 10 तक आ रहा है। कोई एक लगता है छूट भी रहा है हम लोग का, कोई जिसको हम लोग टिक नहीं किए हों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए अभी कितना आ रहा है 1 2 3 4 ठीक है 5 1 2 3 4 5 अभी 10 तक दिख रहा है ना, जो दिख रहा है उसको दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 10। अब आइए 15 से 20 देखते हैं, ठीक है। तो 15 से 20 देखेंगे हम लोग तो कौन कौन दिखेगा 15 से 20, तो देखिए 15 से 20 ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 8 ना। अच्छा एक ऊपर में देखिए ये 9 हो गया, और सब कुछ टिक किया हुआ है तो 9 इसको दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 4 तक जाते हैं, 5वां क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9। 20 से 25 में चलिए, तो 20 से 25 में देखिएगा तो 1 है और 2 है, ठीक है। सिर्फ हमको लगता है कि 20 से अच्छा 25 तो लेना नहीं था, माफ़ कीजिएगा, 25 को छोड़ना है ना, तो 20 सिर्फ एक ही आया, तो 20 वाला में सिर्फ हो गया हम लोग का 1। ध्यान से थोड़ा सा करना है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लाइन को बढ़ा दीजिएगा, ऐसे करके नीचे लाइन बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ऐसे। चलिए अब देखिए 25 से 30 में, 25 से 30 में देखेंगे हम लोग तो 1 आ रहा है, फिर और तो कोई नहीं आ रहा लगता है, तो 25 से 30 में 1 हो गया, ठीक है। 30 से 35 में, 30 से 35 में देखिएगा तो 1 हुआ, ठीक है। तो 30 से 35 में एक आपका ये भी आ रहा है ना 2, तो इसमें आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल 2। अब हम लोग को टोटल देखना पड़ेगा, टोटल क्योंकि 40 था तो 40 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीजिएगा, यहाँ पे अंतिम में ऐसे कर दीजिएगा टोटल, इस लाइन को वैसे बढ़ा दीजिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा आप क्या टोटल, ठीक है। तो टोटल हम लोग का ये हो गया, देखिए टोटल कितना आ रहा है, तो टोटल हम लोग का हो जाएगा 11 5 16 और 10 26 और आपका हो गया 9 35 और 4 39, यानी कोई एक छूट रहा है। तो कोई एक छूटा है क्या, छूटा हुआ तो कोई हम लोग को दिख रहा है, कोई एक छूटा हुआ। यहाँ पे 40 दिया था, देख लीजिए एक बार गिन करके, क्वेश्चन से तो थोड़ा गड़बड़ हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 तो दिया है। तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं पे हम लोग मिस किए हैं। देखिए 15 से 20 वाला एक बार फिर से मिला लेते हैं, क्योंकि 15 से 20 वाला नहीं 10 से 15 वाला में हम लोग को शक था ना, देख लेते हैं 10 से 15 वाले में। तो 10 से 15 वाला में देखिएगा, देखिए 1 हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 से 15 वाला में तो 10 ही फिगर दिख रहा है ना। एक बार फिर से सबको मिटा के चुन लेते हैं 10 से 15 वाला, ठीक है। तो 10 से 15 वाला कौन कौन है, अच्छा देखिए तो 10 से 15 मिल तो नहीं गया। 10 से 15 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 आ रहा है। यहीं पे एक चीज़ मिसिंग है, तो इसको भी 11 कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छा से तो देखना पड़ेगा, काट काट के कीजिएगा ना तो सब आपका गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक है।
तो आप देखिए, अब आप जब टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 11 11 22 और 5 27 और 9 36 और 4 40 आ जा रहा है। तो 40 इंजीनियर था तो आपका हमें मिल गया, तो ये आपका सही है। तो ऐसा ही आपको बनाना है और आपको 40 में 40 नंबर जरूर आ जाएगा। थोड़ा केयरफुल होकर के बनाइएगा, ठीक है, आराम से बनाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ मॉडल सेट है उसको भी देखिएगा, उसको भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा ना, तभी हम नेक्स्ट वाला अपलोड करेंगे, ठीक है। हमको जितना लाइक्स रहता है वही हमको समझ में आता है कि वही लोग देखे हैं, बाकी का तो कोई लोग ऐसे भी देख लेता है, ठीक है। तो जो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं वो लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। देखिए बहुत थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, आप अच्छा से रिस्पांस देंगे तो हम लोग भी ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बगैर सब्सक्राइब किए मत देखिए, क्योंकि जैसे ही अपलोड होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम साइंस का भी लोड करेंगे, आप उसको देखते जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।